मैंने बचपन से ही थिएटर करना शुरू कर दिया था दिल्ली में। जी। पहले मैं दिल्ली में रहता था, अभी मैं मुंबई में रहता हूँ। ओके। और फिर थिएटर करते ही करते अ, एक पपेट थिएटर के बारे में मुझे पता चला। तो जिसे हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर कठपुतली के तौर पे जानते हैं। जी। लेकिन कठपुतली की जब बात होती, पपेट्री की जब बात होती, तो लोगों के दिमाग में जाते हैं वो धागे वाले पपेट्री। हाँ जी। हाँ, तो क्योंकि अभी पपेट्री को लेके इतना अपने इंडिया में अवेयरनेस नहीं है। जी। लेकिन तो मैंने दिल्ली में एक सर हैं मेरे, दादी पदम जी। ओके। मैंने उनको ज्वाइन करा सेम टाइम में जब मैं एक्टिंग करता था स्टेज पे। जी। उनका मैंने एक प्ले देखा था हुँ। और प्ले देख के तो मैं तो हैरान हो गया कि ये किस तरह का थिएटर है। और वहाँ से मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। जी। उन्होंने अपने स्टूडियो में बुलाया मुझे। जी। तो बोला आओ यहाँ देखो, लोगों से मिलो और अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करना। ओके। तो मैं उनके स्टूडियो में जाता था डेली। मतलब इतना इंटरेस्टिंग काम होता था ना। पपेट्री एक ऐसा आर्ट है कि जिसमें कई तरह के आर्ट का एक कॉम्बिनेशन है। ओके। क्योंकि पपेट्री में आपको एक मूर्तिकार होना चाहिए क्योंकि आप पपेट्स खुद बनाओगे। ओके। जी। और पपेट के जो मैकेनिज्म है कि किस तरह का एक्शन कौन सा कैरेक्टर करेगा, तो उसका पूरा मैकेनिज्म भी आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि कोई आम इंजीनियरिंग वाले बंदा उसको नहीं कर पाएगा। जी। तो एक वो इंजीनियरिंग स्किल भी डेवलप होता है। फिर आपका पपेट का पेंट करना है, कॉस्ट्यूम करना है, सेट डिजाइन करना है। जी। उससे मतलब परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ भी करना तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ओके। जी। और ये एक ऐसा आर्ट है क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट भी आम राइटर नहीं लिख सकता। अच्छा। जी। पपेट्री, हाँ, क्योंकि पपेट्री की स्क्रिप्ट ही अपने आप में अलग है क्योंकि पपेट की कुछ लिमिटेशंस हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जो हम एक्टर के लिए जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, सेम स्क्रिप्ट हम पपेट के लिए नहीं लिख सकते। जी। क्योंकि कुछ भी चीज़ को हमको कम्युनिकेट करने के लिए अगर हम पपेट्री का माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो हमको उसके लिमिटेशंस और उसके जो खूबसूरती है वो हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह के स्क्रिप्ट लिखें कि हमारा पपेट वो चीज़ कर सके। ओके सर। तो मैंने इस तरह पपेट्री वहाँ पे ज्वाइन किया और फिर 2 साल मैंने उनको कंटिन्यू किया। फिर मुझे एक टीचिंग का जॉब मिल गया दिल्ली के सलाम बालक ट्रस्ट में, तो मैं वहाँ थिएटर पढ़ाने लगा। तो वहाँ पे मैंने अपना एक तरह से पपेट्री का काफ़ी एक्सपेरिमेंट करा मेरे नाटकों में। और फिर उन्हीं दिनों एक स्वीडन से स्टूडेंट आई थी दिल्ली जी। और पपेट्री की वो स्टूडेंट थी जी। और हम उनसे मिले। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोग जो पपेट्री करते हो हमें भी सिखाओ। हुँ, हुँ। और उन्होंने 3 दिन का वर्कशॉप हमारे साथ किया। जी, जी। और फिर उन्होंने ऐसे कैजुअली पूछा मुझे कि वुड यू लाइक टू कम टू स्टॉकहोम? ओके। तो मैं बोला कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। जी। और फिर जब वो वापस गईं उसके कुछ दिन के बाद ही वहाँ से यूनिवर्सिटी से एक इनविटेशन लेटर आया। मतलब उन्होंने पूछा कि हमारे यहाँ एक ऐसा-ऐसा कोर्स है हुँ, हुँ। और हम एक गेस्ट स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देते हैं और तुम्हारे बारे में ऐसा-ऐसा पता चला, तो क्या आना चाहोगे? जी। तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि भाई कोई बुला के ऐसे स्कॉलरशिप दे रहा है। जी। फिर मैं गया वहाँ पे। तो वहाँ पे एक जैपनीज़ स्टाइल ऑफ पपेट्री है जिसको बोलते हैं बुनराकू। ओके। वो मुझे सीखना था और एक शैडो पपेट्री, तो कलर शैडो। हुँ, हुँ। तो वो 2 चीज़ें सीखनी थी, बाकी तो काफ़ी कुछ ऑलरेडी मैं कर रहा था। तो जी। मैं स्वीडन गया, फिर वहाँ से इसमें डिप्लोमा किया और फिर मैं अपने नाटकों में ये सारे चीज़ को लेके चलता रहा। और फ़िल्मों की में भी काफ़ी हमने ये यूज़ किया है, एड फ़िल्म्स वग़ैरह में। ओके। या आजकल अब धीरे-धीरे बहुत सारे थिएटर में भी लोग ये पपेट्री का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारी स्क्रिप्ट ऐसी होती है कि आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। हुँ। और स्टेज पे कई बार होता है कि यार इस सीन को हम कैसे करेंगे स्टेज पे ये। तो उनको जिन्होंने पपेट्री की पढ़ाई नहीं करी है तो उनके लिए वो स्क्रिप्ट स्टेज पे लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी।
हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आप एक्टर के थ्रू नहीं दिखा सकते। जी। कुछ बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। तो पपेट्री पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि अब हमारे लिए दुनिया की कोई भी स्क्रिप्ट ऐसा नहीं है कि हम उसको स्टेज पे नहीं कर सकते। ओके। तो इस तरह की मेरी जर्नी रही और मैं पिछले 25 साल से ज़्यादा से भी मैं इस फील्ड में हूँ ओह वाओ! और मैंने करीब 27-28 नाटक मैंने डायरेक्ट किए हैं। वाओ! 13-14 नाटक मैंने लिखे हैं जिसमें ज़्यादातर शॉर्ट प्लेज़ हैं जी, और कुछ फुल लेंथ प्लेज़ भी हैं जी, और अ, बाकी तो मैंने काफ़ी सारे स्कूल्स, एनजीओज़ इन लोगों के लिए काफ़ी मैंने काम किया है। इवन आपके लखनऊ में संगीत नाटक अकेडमी ने 2004 में पपेट्री पे एक वर्कशॉप शुरू किया था। ओके, तो जी, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था वो। जी, जी, तो पहले उन्होंने मेरे सर को बुलाया था जिनसे मैंने सीखा था। जी, तो उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोलते हैं ओके, और उनका जो वहाँ का लखनऊ का जो प्योर लैंग्वेज है और इतना प्यारा लैंग्वेज है तो मतलब इतना वो मतलब यूज़्ड टू नहीं थे वहाँ के लैंग्वेज को देख के। जी, तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि कपिल ने इस तरह के मतलब काफ़ी सारे वर्कशॉप्स करते हैं, आप कपिल को बुलाओ, ओके, वो आप बहुत अच्छा करेंगी। फिर उन्होंने रिकमेंड किया मुझे, फिर मैं लखनऊ आया, गोमती नगर जी, और वहाँ पे उन दिनों इस पपेट्री वर्कशॉप से पहले ना एक भानु भारती जी हैं, थिएटर के बड़े नामचीन हस्तियत हैं हस्ती हैं, तो वो उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग का एक वर्कशॉप किया था लखनऊ में ओके, संगीत नाटक अकेडमी में। जी, जी, तो उस वर्कशॉप का मकसद ये था कि जो भी वहाँ पे स्क्रिप्ट तैयार हो उसको स्टेज पे लाएँगे पपेट फॉर्म में। हुँ, हुँ, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि पपेट्री की स्क्रिप्ट लिखना आसान नहीं होता है क्योंकि जब तक आपको पपेट्री के बारे में नॉलेज ना हो। जी, तो उसमें से करीब 25-30 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से 2-3 स्क्रिप्ट मुझे ऐसा लगा जो पपेट्री में किया जा सकता है और छोटे-छोटे स्क्रिप्ट्स थे और करीब 3 स्टोरीज़ हमने वहाँ पे जाके इम्प्रोवाइज़ किया। जी, तो टोटल 5 स्टोरीज़ हमने किया और पाँचों स्टोरी में 5 डिफरेंट तरह के पपेट के स्टाइल का हमने इस्तेमाल किया हुँ, हुँ, और करीब 1 महीने का ये वर्कशॉप चला, ओके, फुल डे जी, और ये पूरे लखनऊ के कलाकार के लिए था। सिर्फ मतलब लखनऊ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। ओके, तो जी, अलग-अलग शहरों से लोग आए हुए थे। जी, जी, अ, तो और उन दिनों ये शो इतना अच्छा हुआ मतलब जैसे वहाँ पे बता रहे थे लोग कि संगीत नाटक अकेडमी की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार कुछ हुआ है ओके, और मीडिया ने भी काफ़ी अच्छा कवरेज दिया था। तो उन दिनों लखनऊ में ना दूरदर्शन में एक मेहमान प्रोग्राम आता था। अच्छा, जी, उन्होंने हाँ, तो इसी तरह से डिस्कशन के लिए उन्होंने हमें इनवाइट करा कि सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है लखनऊ में पहली बार, हुँ, तो हम चाहते हैं कि ये बात हमारे पूरे लोगों तक पहुँचे। जी, फिर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हुँ, फिर उसके बाद लखनऊ में बाद में स्कूल्स में भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। तो मैं अक्सर स्कूल के शो जज करने आता था वहाँ पे। जी, जी, तो जो भी वहाँ से उस वर्कशॉप से निकले थे, काफ़ी लोगों ने वहाँ लखनऊ में स्कूल्स में या बहुत सारे कुछ सूचना विभाग से जुड़े हुए लोग, सब हुँ, लोगों ने उधर काफ़ी काम करने लगा और उन दिनों तब तो मैं दिल्ली में रहता था, तो साल में 1-2 चक्कर मेरा लखनऊ लगा ही रहता था जी, जी, और उन दिनों काफ़ी अच्छा काम हो रहा था वहाँ और फिर वो देख के फिर बीएनए ने भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी ने जी, वो शायद एक कोई शिक्षा या पता नहीं कौन-सा ऑर्गनाइज़ेशन था, उनके साथ मिलके वो एक प्रोजेक्ट कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि पपेट्री में वो तो बीएनए एक तरह से उनको सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। हुँ, हुँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया फिर और उन दिनों एक बीएनए के ही एक एक्टिंग की प्रोफ़ेसर हैं चित्रा मोहन जी, उन्होंने वो स्क्रिप्ट लिखा था जी, और जुगल किशोर जी जो थिएटर के वहाँ के बड़े दिग्गज थे, उन्होंने गाने लिखे थे जी, और फिर वो स्क्रिप्ट को डिज़ाइन करने के लिए मैं आया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग काम हो रहा था पपेट्री में उन दिनों लखनऊ में, अभी भी कुछ लोग हैं वहाँ कर रहे हैं। जी, जी,
और तो इस तरह मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हो गए या स्कूल्स हो गए, एनजीओज़ के साथ मैंने बहुत काम किया है। एज़ अ थेरेपी हमने पपेट्री को इस्तेमाल किया। जैसे अभी आप म्यूज़िक के बारे में जैसे बता रहे थे, वो भी एक तरह से थेरेपी, ओके। कि आपका किस-किस मूड में किस तरह म्यूज़िक आपको हेल्प करता है। जी। कि अगर आप सुबह का मूड अलग होता है, दोपहर का मूड अलग होता है, शाम का मूड अलग होता है, रात का मूड अलग होता है, कभी हँसी होता है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है। हर एक चीज़ के लिए जैसे म्यूज़िक, जी। तो आप उस तरह के म्यूज़िक सुनते हैं तो आपको वो जो भी एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस या जिस तरह की चीज़ें आपको से बाहर आने का मौका मिलता है। तो मैंने जो थिएटर शुरू किया था एज़ ए थेरेप्यूटिक थिएटर के तौर पे मैंने शुरू किया था, और मैं दिल्ली के एक एनजीओ है सलाम बालक ट्रस्ट, अगर आपने नाम सुना होगा। ये मीरा नायर की मदर उनकी चेयरपर्सन थी उस समय, अभी तो खैर काफ़ी एज हो गया उनका। जी। और ये स्ट्रीट पे रहने वाले बच्चों के लिए काम करते थे, जो घर से भाग आते हैं बच्चे, रेलवे हुँ। स्टेशन पे रहते इधर-उधर। हुँ, हुँ। तो बच्चे तो वैसे बहुत स्ट्रेस में रहते थे। जी। तो हमारा मकसद था थिएटर के माध्यम से उनको उनके अंदर के जो भी डर हैं, दहशत हैं, वो खुल के बातें नहीं बोल सकते हैं जी। या खुद में ही सीमित रहते हैं। जी, तो जी। हमारा मेन मकसद था कि उनको उन चीज़ों से बाहर निकालना है। तो हुँ। थिएटर एक बहुत अच्छा माध्यम था। और उस दौरान ये हुआ कि हम लोग इस तरह से इसमें जुड़ गए और इतना अच्छा काम होने लगा कि बाद में इतना वो सब बच्चे इतना अच्छा बन गए, इतना आप आज मिलेंगे ना उन बच्चों से, जी। तो आज वो एक तरह से बहुत इंस्पायरिंग है वो सारे स्टूडेंट्स। जी। कोई फ़िल्म में है, कोई कोरियोग्राफ़र है, कोई एक्टर है, कोई डांसर है, कोई फ़ोटोग्राफ़र है, हुँ। मतलब क्रिएटिव लाइफ़ फ़ील्ड में ही चेंज हो गई ज़्यादा। उनकी पूरी। बिल्कुल, आप मिलेंगे तो कभी आपको यकीन नहीं होगा, और वो लोग तो टेडएक्स में, जोश टॉक में इन सबको स्पेशली इनवाइट किया जाता है कि आप आके टॉक करो। ओह वाह! हाँ, तो इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं। हुँ, तो हुँ। मुझे बहुत ये प्राउडफुल फ़ील होता है कि हमने जो ये शुरू किया और इतना उसका असर हुआ हुँ, हुँ। और इतना अच्छा बच्चों का लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म हो गया। उनमें से तो अब तो वो सारे बच्चे बड़े हो गए, शादी कर लिया, बच्चे हो गए, घर खरीद लिया। जी। हाँ, सब कुछ हो गया, और उन्हीं में से एक बच्चा है जो कि अभी वहाँ पे, जो मैं जब वहाँ से रिज़ाइन करके मुंबई शिफ्ट हुआ, तो वो लड़का अभी मेरी जगह वहाँ पे डायरेक्टर है। जी। और बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। अभी आज ही उसकी शादी है, ओके। इन्विटेशन है। हाँ, तो इत्तेफ़ाक से हम नहीं जा पाएँगे, लेकिन हमारी शुभकामनाएँ उसके साथ है। लेकिन बस ये सब देख के ना बहुत गर्व महसूस होता है जी। कि हमने जो काम किया है और वो अच्छे से फल-फूल रहा है। और बहुत सारे एनजीओज़ हमने इधर क्या कहते हैं, उत्तराखंड में एक एनजीओ है आरोही, हुँ, हुँ। मैंने उनके साथ भी तो मैं दिल्ली में रहता था, तो उधर साल में 1-2 चक्कर वहाँ भी जाता था। काफ़ी मतलब हमारे जो ये थिएटर और पपेट्री है, इससे ना काफ़ी लोगों में बदलाव आया उनके सोचने में, उसके समझने में, कि ज़िंदगी को फिर हम अलग तरीके से देखने लगते हैं। जी। फिर अपनी परिस्थितियाँ जो हैं लाइफ़ की, उनको भी अच्छे से हम सोच समझ के उसमें आगे बढ़ते हैं। हुँ, हुँ। तो मतलब ये जिस जिस तरह का थिएटर हमने किया, ये ना हमको ज़िंदगी जीना सिखा देता है। जी। तो हमारी जर्नी ऐसे ही रही है कि अ, हर तरह के लोगों के साथ मैंने काम किया है, कॉलेज, चाहे यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, स्कूल्स हो जी। या स्लम्स हो, और फ़िल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट्स हो। हुँ, हुँ। तो काफ़ी लोगों के साथ हमारी ज़रूरत पड़ती रहती, जैसे किसी को लगता है, जैसे जामिया मास कॉम में उनका पहले पपेट्री का कोर्स हुआ करता था। तो जब मैं दिल्ली में था तो 3-4 साल मैंने, मेरे 13-14 सेशंस होते थे वहाँ पे। हुँ, हुँ। और उनमें से मतलब मास कम्युनिकेशन में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उसमें से एक पपेट्री भी था। क्योंकि आप ये कम्युनिकेशन का माध्यम है, क्योंकि हमारे यहाँ कितने तरह के माध्यम हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनमें से एक पपेट्री है, और पपेट्री बहुत सशक्त माध्यम मैं मानता हूँ। और क्योंकि मैं ना कुछ स्पेशल बच्चों के लिए काम करता हूँ, दिल्ली में एक एनजीओ है और एक गोंडा में भी है उनका सेंटर।
अ, तो दिल्ली में तो पिछले 7-8 सालों तक मैं लगातार उनके साथ रहा, उनके टीचर्स लोगों को भी कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हमने बताए हम्म, और उन बच्चों में कितना चेंज आया, बहुत स्पेशल बच्चे थे। फिर उन्होंने बोला कपिल अभी एक सेंटर उधर गोंडा में शुरू हुआ है, हम चाहते हैं आप गोंडा भी एक बार विज़िट करके आओ। जी, तो गोंडा ज़िला में एक जगह है, बभनान एक छोटा-सा कस्बा है, उसके पास एक गाँव है। तो फिर लास्ट ईयर मैं वहाँ पे गया, तो बिल्कुल गाँव के बच्चे, प्योर गाँव के बच्चे। जी, तो मैं जब उनसे मिला तो बहुत शर्मीले-शर्मीले बच्चे सारे और वो फिर 15 दिन या 20 दिन का था 20 दिन का था वो प्रोग्राम। उस 20 दिन में वो बच्चे इतने खुल गए हम्म, और उन्होंने फिर 2 नाटक बनाए वो हमारे साथ मिलके। जी, मैं गाँव में ही रहा, दिन-रात गाँव में ही, तो उन्हीं में से किसी एक के घर पे ठहरा मैं। जी, तो और इतना बच्चे दिल से जुड़ गए जी, और जिस दिन मैं आ रहा था सब बच्चे इमोशनल हो गए उस दिन। हाँ, और आज भी वो बच्चे टच में रहते हैं। तो ये थिएटर ना मतलब एक-दूसरे को बहुत अच्छे से जोड़ने का काम करता है और तो इस तरह की मेरी जर्नी है। अभी मुंबई में रहता हूँ तो यहाँ पे फ़िल्म के लिए, टेलीविज़न के लिए, थिएटर के लिए काम करता हूँ। तो ये है मेरी जर्नी। सो थैंक्स सर, आपने अपने बारे में हमें हमसे शेयर किया। मैं आपसे सबसे पहली चीज़ जो पूछना चाहूँगा हमारे पॉडकास्ट में, जो हमारे बच्चे होते हैं जो अभी अभी एजुकेशन सिस्टम में आए हैं, जिन्होंने स्कूल या प्री स्कूल जाना स्टार्ट किया है, उस एज में अगर हम बच्चों को म्यूज़िक के साथ कनेक्ट करते हैं, वो एज ए डांस फॉर्म में भी हो सकता है या उन्हें हम राइम्स सिखा सकते हैं, या हम उन्हें जैसे आजकल स्कूल्स में होता है प्री स्कूल्स और जो अर्ली टॉडलर्स होते हैं, उनको उनकी एक म्यूज़िक क्लास भी होती है, वो भले उसमें डांस करें या उसमें वो कुछ भी राइम सिंग करे। तो आपको क्या लगता है कि जो अर्ली एज म्यूज़िक एजुकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए? म्यूज़िक सिर्फ़ इस एज ग्रुप के लिए ना, हर एक एज ग्रुप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर अर्ली एज में अगर हम स्टार्ट करेंगे ना, तो म्यूज़िक का जो क्योंकि मैं खुद इस फ़ील्ड से रहा हूँ, तो मैं क्योंकि म्यूज़िक का मेरे साथ काफ़ी अक्सर हम काम करते रहते हैं म्यूज़िक में। तो हमने ये देखा कि कितना हमें ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं पूरे हमारी लाइफ़ को और जितनी जल्दी हम इसका शुरुआत करें, उतना ज़्यादा बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करता है। क्योंकि बच्चे जो है ना क्योंकि मैं एक बहुत ऐसे प्राइमरी के बच्चों के लिए काम कर रहा था, यहीं पे मुंबई में और कुछ बच्चे इतने एग्रेसिव थे, तो उनके पेरेंट्स आके मुझे बोलते थे जी, कि, "मेरा बच्चा ना मेरे को आके मारता है।" ओके, ठीक है? तो बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते थे हम्म, और ये सारे ज़्यादातर अमीर बच्चे होते थे क्योंकि इनके पेरेंट्स के पास उतना टाइम नहीं होता था। जी, दोनों वर्किंग पेरेंट्स होते थे और उन्होंने ऐसे बच्चों को बिज़ी करके रखा था, तो जैसे ये लोग तो जॉब पे चले जा रहे हैं लेकिन उनको क्या है, पहले प्ले ग्रुप मतलब प्ले ग्रुप से जाएँगे या वो नर्सरी सीनियर केजी में गए, मतलब उनका दिन भर का रूटीन ऐसा बिज़ी बना के रखा था उन्होंने हम्म, कि बच्चों को अपने बचपने के लिए टाइम नहीं मिलता था। जी, तो अगर क्योंकि आपको कुछ तो देना पड़ेगा ना बच्चों को जी, और कि बच्चे क्या सोच रहे हैं और बच्चे क्या है बहुत इमोशनल बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। हम्म, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ज़िद करते हैं। आपने देखा होगा बच्चे मम्मा ने कोई चीज़ मना कर दिया, गुस्सा हो जाएँगे, चीज़ें फेंकने लगेंगे, अच्छा, तोड़ने लगेंगे, एकदम कई बार अनकंट्रोल हो जाता है बच्चा। जी, लेकिन ये जो म्यूज़िक थेरेपी है ना, ये जी, उनको ना एक तरह से काफ़ी वो रिलैक्स कर देता है। हम्म, और जैसे आप तो ख़ैर म्यूज़िक में तो आप को ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हर प्रहर के लिए म्यूज़िक है, जी, हर इमोशंस के लिए म्यूज़िक है ना? और कुछ नहीं उनको फ्यूचर में म्यूज़िशियन बने, नहीं बने, वो क्या बनेगा वो अलग बात है, हम्म, ठीक है ना? उनको हमको नहीं बनाना है कि हमारा बेटा बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर बन जाए, सिंगर बन जाए या ये बन जाए। लेकिन ये म्यूज़िक एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ना बहुत हेल्प करता है। जी, तो मतलब जितना ज़्यादा हो ना ये म्यूज़िक हो, कोई भी आर्ट थेरेपी मैं देखता हूँ क्योंकि ये हम्म, बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। जी, और जितना जल्दी इसकी शुरुआत हो और ख़ास तौर पे जो मैंने जो महसूस करा जो हमारे फ़ोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना
क्योंकि मैं ना एक दिल्ली में एक वर्कशॉप हो रहा था म्यूजिक थेरेपी पे ही, तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था। बहुत पहले की बात है, करीब हो गया होगा 22-25 साल पहले। तो तब उन्होंने तब मुझे उतना म्यूजिक का सेंस नहीं था, लेकिन जब उन्होंने उसके इमोशंस के बारे में, रसस के बारे में जब हमें बताया, जी और जब वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करके वो दिखाते थे, इतना एक सेकंड नहीं लगता था हमको, कितना रिलैक्स महसूस होता। आप कितना भी स्ट्रेस में रहे, जी आप कभी भी कहीं से भी आए, गाना सुने, आपका मन करेगा कुछ तो ऐसा चाहिए, और हम्म, फाइनली पहुंचते कहाँ, म्यूजिक सुनने के लिए। जी और म्यूजिक ही है जो कि आपको फिर रिलैक्स कर देता है। जी हो सकता है किताब पढ़ने का मन नहीं करेगा आपका, हम्म, ना, जी तो हो सकता है और कुछ काम करते होंगे जिसमें आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा, लेकिन उस समय नहीं करेगा। लेकिन जैसे म्यूजिक आप ऑन करेंगे जी तो आप काफी रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये म्यूजिक बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारे पूरे व्यक्तित्व के विकास के लिए। सेकंड चीज़ सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे होते हैं या जो भी एक लर्नर है जो इंस्ट्रूमेंट या म्यूज़िक पे इन्वॉल्व होना चाह रहा है, जो भी म्यूज़िक के लिए एकदम हम्म। नया है, उसे नहीं पता कि वो इंस्ट्रूमेंट सीखने से स्टार्ट करे या वो सिंगिंग वोकल सीखने से स्टार्ट करे। सो जो हमारे यंग लर्नर्स होते हैं, यंग बच्चे जो हैं, उन्हें आप क्या प्रेफर करेंगे? आपके अकॉर्डिंग क्या सही रहेगा? क्या वो इंस्ट्रूमेंट लर्निंग से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं या वो वोकल लर्निंग से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, ये तो हर बच्चे का ना एक अपना इंटरेस्ट होता है। पहले तो उनको देखना है कि जब हम पहले म्यूजिक क्लास में उन्हें बैठाना शुरू करें, हम्म, समझ रहे हैं? जी जो भी पेरेंट्स हैं, हम उनको यही सलाह जब भी हम कोशिश होता है तो कहते हैं कि भाई पहले जहाँ भी आप बच्चे को भेज रहे हो, पहले भेजो। से आप कॉलेज में भी जब जाते हैं तो जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या कोई भी, हम जी पहले जाते हैं, पहले देखते हैं वहाँ जो जो चीज़ पढ़ाया जाएगा, मेरा किस चीज़ में ज़्यादा रुझान है। जी ऐसा नहीं होता नहीं कि मेरे को इंस्ट्रूमेंट ही सीखना है, मैं यही करूँगा। जी लेकिन आपको जो अच्छा लगता है वहाँ क्लास में जाने के बाद, हाँ तब वो आप उस चीज़ को चूज़ कीजिए। ज़बरदस्ती सीखने से ना, जी तो आप हो सकता है कि मैं कहूँ कि तुम्हारे लिए ये सही है, हम्म, ठीक है ना? इवन बहुत सारे गुरु भी यही कहते हैं कि नहीं, तुमको ये नहीं करना, ये करते हैं। कई बार मैं बहुत सारे टीचर्स लोगों को भी बोलता हूँ जी कि बच्चों के साथ इस तरह काम नहीं करना होता है। हम्म, आप बच्चा हमारे क्लास में आया है तो पहले मैं देखूंगा उस बच्चे में क्या पोटेंशियल है, हाँ जी ठीक है ना? उसका क्या इंटरेस्ट है, वो क्या कर रहा है, किस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे और हर एक चीज के बारे में हम उसको नॉलेज देंगे, जी कि चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, वोकल हो, या जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं, उसके बारे में हमको तो उनको अच्छे से जानकारी देना है, और कोशिश करेंगे हर एक चीज का उसको प्रैक्टिकल दिखाएं। जी फिर So, उनको कहने का देखने मतलब आपकी लगेगा। बात को अगर हम कंक्लूड करें यहाँ पे तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी म्यूजिक जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहे पहले उसे अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि वो किस चीज में बिल्कुल। उसका इंटरेस्ट है, या वो उस हाँ। चीज को पहले थोड़े दिन ट्राई कर ले कि वो वोकल्स में अच्छा कर रहा है या वो किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में अच्छा कर रहा है, देन वो अपने लिए उस बात को प्रॉपर एक चूज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो मैं वही कह रहा हूँ कि कभी भी ना थोपना नहीं चाहिए कोई भी चीज। जी। इवन पेरेंट्स को भी बोलता हूँ, टीचर्स को भी बोलता हूँ। हम्म, मैं जहाँ भी काम करता हूँ, बहुत सारे टीचर्स लोग इतने गुस्सा हो जाते हैं बच्चों पे। जी मेरे बच्चे मेरे ऊपर कूदते थे, मैं सच बताऊं। हम्म, हाँ, तो मतलब ऐसा रिलेशन बच्चों के साथ हो ना कि कल को हो सकता है कि भाई हम अ, एक होता है ना रेपो बिल्डिंग। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जैसे मेरा जो काम करने का तरीका है, मेरा तरीका ये होता है, जब मैं क्लास में जाता हूँ ना, पहला तो 2-3 सेशंस या 5 सेशंस तो मेरे उनके साथ मस्तीबाजी में निकलते हैं। जी शुरू में मैं गुरु नहीं बनता, पहले मैं दोस्त बनता हूँ, जो मेरा टीचिंग का तरीका है। जी और जब फिर वो बच्चे मेरा दोस्त बन जाते हैं तो फिर मैं जैसे उनको दिशा देता हूँ, वो उस दिशा में चलने लगते हैं। उनको सही गलत समझ में आता है कि ये सर जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। हाँ जी तो ये मेरा टीचिंग का तरीका है। पता नहीं बाकी लोगों का क्या है, क्योंकि मैंने यही देखा, क्योंकि मैं जब खुद बच्चा था ना, जब मेरा टीचर मेरे को बोलता तो ये नहीं कर, ये ऐसा कर, हाँ अरे भाई मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा है वो। जी इवन माँ बाप भी कई बार बोलते तू ये नहीं कर, ऐसा कर, ऐसा कर, वैसा कर। जी जी नॉलेज हो, सब लोग अपने अच्छे के लिए नॉलेज दे रहे हैं, जी जी कोई गलत के लिए नहीं देते नॉलेज। एग्जैक्ट लेकिन जो एक तरीका होता है ना, कि पहले हमको ये देखना है कि जो बच्चा है, क्योंकि
टीचर्स हो या पेरेंट्स हो ना, अपने हिसाब से देखते हैं, अपने एज के हिसाब से सोचते हैं, एग्जैक्टली सर। ठीक है ना। और जिस समय हम टीचर्स पेरेंट्स उस हिसाब से सोचना शुरू करेंगे कि जब हम बच्चे थे और जब हमें कोई इस तरह से बताता था तो हमको बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता था। जी। तो पहले हमको वापस अपने बचपने में जाना पड़ेगा, हमको टीचर बनने से पहले। हाँ जी। तो वो जब चीजें, तो इसको कहते हैं रेपो बिल्डिंग। जब पहले एक बार बच्चों के साथ रेपो बन जाएगा ना, हाँ फिर आप उनको तो जैसे बोलेंगे करना वैसे ही करेगा। बच्चों का दोस्त तो बनिए। जी। बच्चों के दोस्त नहीं बनते हैं टीचर्स लोग। तो ये, तो फिर उसके बाद ये चूज करना है, क्या चूज करना है। इवन टीचर्स को भी समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे में क्या पोटेंशियल है। जी। समझ रहे ना। तो उसके उस चीज को हमको उभारना है। जी। नेक्स्ट आपसे सर मैं पूछना चाहूँगा, जो आज का एक एटमॉस्फेयर हो गया है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे भी कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड है, कहीं पे भी वो काम कर रहा है, वो एक बड़ी एमएनसी भी हो सकती है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है। इवन वी एज ए टीचर्स भी हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्कूल्स में ऑफलाइन वर्क करते हैं। सो हर जगह का इन्वायरमेंट देखते हुए वो स्ट्रेस लेवल जो होता है वो सभी का बढ़ता रहता है हमेशा, चाहे वो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो और या वो अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ इश्यूज हैं जिनसे हम स्ट्रेस हो। अब जैसे आजकल बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो स्टूडेंट्स का एक अपना बोर्ड का स्ट्रेस बना हुआ है कि उन्हें बोर्ड में परसेंटेज चाहिए। सो मैं आपसे कंक्लूजन में पूछूं, जो स्ट्रेस लेवल है उसे हम म्यूजिक की हेल्प से कैसे कम कर सकते हैं या उसे हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, अगर जो स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं ना, तो पहले अब बहुत कारण होते हैं स्ट्रेस लोगों में आने के, जैसे आपने बताया पर्सनल है, प्रोफेशनल है। स्ट्रेस का पहले तो हमको ये समझना पड़ता है हमें स्ट्रेस होता है क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस जब फुलफिल नहीं होता तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, और कुछ नहीं है। तो पहले तो क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखते हैं हर एक चीज़ से। हाँ जी। अगर हम जॉब कर रहे होते हैं तो हम अपना इंक्रीमेंट पे ध्यान रहता है, ठीक है। पता चला हमारे मन मुताबिक इंक्रीमेंट नहीं हुआ, जी, ठीक है। या हम अपने आस पास के रिलेशन में रहते हैं तो हम उनसे भी उम्मीद लगाए रखते हैं, हम उनके लिए इतना कुछ करते हैं, हमारे लिए सामने वाला नहीं करता है, हाँ जी। उससे स्ट्रेस हो जाएगा। तो हर एक जगह अगर देखेंगे ना, स्ट्रेस का जो मेन कारण होता है सामने वाले से उम्मीद करना, ठीक है। अब स्ट्रेस हो जाता है तो इसमें तो या तो इंसान को पहले खुद के अपने वो सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए कि भाई ये क्यों हो रहा है। हाँ जी। अगर हो गया, मान लिया, तो बहुत लोग थेरेपी लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं जी। तो जैसे मैं भी कई बार स्ट्रेस में आता हूँ, तो होता है कई बार बहुत कम टाइम में डेडलाइन नज़दीक रहता है, कई बार कोई प्रोजेक्ट पूरा करना होता है, तो लेकिन रिलैक्स होना भी सेम टाइम बहुत ज़रूरी, नहीं तो हमारा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। हाँ जी। आप किसी भी फील्ड में, चाहे कॉर्पोरेट फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में, आप रिलैक्स होके नहीं वहाँ काम करेंगे तो आपका काम पे ही इफेक्ट पड़ेगा। फिर आपके जो बॉस हैं वो नाराज़ होंगे। तो रिलैक्स होने का सिंपल सा है कि जब भी हो ना, आपका कोई ऐसा दोस्त हो जिनसे आप अच्छे से बात, जो आपके हर सिचुएशन को समझे और नॉन जजमेंटल होके आपसे बात करे, आपकी बात सुने। शेयरिंग बहुत ज़रूरी है जी। जो कि कल को हो सकता है कोई स्ट्रेस का कारण ये होता है कि हमसे ही कोई बड़ी गलती होगी कि, लेकिन हम गिल्टी में होते हैं कि हम शेयर किससे करें। हाँ जी। ना, अब शेयर करेंगे सामने वाला मजाक बनाएगा। बहुत लोग इस वजह से भी शेयर नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग किसी के साथ। तो कोई न कोई लाइफ में हर एक के अंदर आसपास कोई एक ऐसा व्यक्ति तो जरूर होता है, जैसे मेरा ऐसा मानना है, पता नहीं, लेकिन और कुछ नहीं तो परम पिता है ना, उनसे शेयर कर। तो एक तो ऐसा लगना चाहिए कि हमने जो बोला ना वो भड़ास अंदर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। नहीं निकलेगा तो वो स्ट्रेस बना रहेगा। दूसरी बात, और कुछ नहीं तो बस गाने सुनिए, म्यूजिक सुनिए, उस मूड से रिलेटेड। जैसे कई बार मैं ना पहले गुलाम अली के गाने बहुत सुनता था, ये क्या नाम है, सूफी सॉन्ग्स मैंने
अमिताभ परवीन जी के मैंने बहुत सुने, कभी किशोर कुमार के गाने सुनने लग जाऊं, वो मूड के हिसाब से होता है। और फिर कुछ नहीं तो मैं बताऊं, एक मैं गाना गाता था, एक ऐप है स्टार मेकर्स, हाँ हाँ। ठीक है, मैंने 150-200 गाने गाए हैं। जब मेरा मूड कुछ अजीब लगता था तो हाँ। उसमें से ना जाके मैं कोई भी सुनता रहता, तो उसमें देखता हूँ किसी ने अच्छा गाना गाया हुआ है डुएट, तो जी। उसमें फिर मैं गा के, और मुझे इतना रिलैक्स मैं फील करता, मैंने लगभग 150 से ज्यादा गाने गाए हैं उस पे, स्टार हाँ। मेकर्स पे। जी। तो मैं मेरा तरीका बताता हूँ मैं कैसे रिलैक्स होता हूँ, जी। ठीक है ना। तो मैं कुछ नहीं करूंगा तो पेंटिंग करूंगा, कुछ नहीं करूंगा तो गाने तो जरूर गाऊंगा, कुछ नहीं करूँ, खाना भी पकाया, कुछ कर रहा हूँ तो गाना तो जरूर होगा मेरे आसपास। जी। तो बहुत ऐसा रिलैक्स महसूस करता हूँ मैं। तो बाकी लोग, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। और जहाँ तक मैंने, जब बच्चों के साथ मैं काम करता था दिल्ली में, जो स्ट्रीट के बच्चे थे, तो मैंने यही देखा उनमें कि वो बच्चे बोलते नहीं थे शुरू में, जी। और स्ट्रेस में रहते थे वो, और उनको अपनी बात किसी से शेयर करने के लिए ट्रस्ट ही नहीं होता था कि किससे मैं बोलूं, हम्म। क्योंकि उन्होंने इतना ट्रॉमा स्ट्रीट पे झेल चुका होता है कि किस पे वो भरोसा करे। जी। हाँ, एक टीचर मेरे पास एक बच्चे को लेके आए थे, वो 9 साल का एक लड़का था, अभी वो जर्मनी में वो लड़का। जी। तो लेके आया तो मेरे को बोला कि कपिल जी देखिए ना, ये बच्चा हो गया 2-3 महीने सेंटर में आए हुए, बोलता ही नहीं। हाँ, तो मैं बोला कोई बात नहीं, इनको छोड़ दीजिए हमारे पास। जी। और और हम लोग क्या मस्ती करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं बच्चों के साथ, जी। मैं फ्रैंकली बोल, हाँ। मैं मस्ती करता हूँ, जी। और उस मस्ती मस्ती में हम उनसे काम निकलवा लेते हैं। हाँ जी। मैं शुरू से गुरु नहीं बनता, और मैं कभी ये एहसास भी नहीं होने देता हूँ कि मैं उनका गुरु हूँ। जी। एक दोस्त की तरह, एक मतलब कुछ तो है, एक ऐसा रिलेशन कि वो अपने इतना कंफर्ट हम होते हैं कि वो अपने हर एक चीज मेरे साथ शेयर कर, जी। और उनसे हम बेहतर काम कराते थे। तो वो जो लड़का था 9 साल का, 2-3 महीने के बाद इतना ओपन हुआ, तो हमने एक नाटक किया उस दौरान, दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में शो था उसका, उसका नाम था कल्पनाओं की उड़ान। जी। और ये एक तमिल नॉवल, इंग्लिश का ट्रांसलेशन मिला था हमें, जिसका नाम था द फ्लाइंग डॉल, उसका एडेप्टेशन हमने किया था। जी। और उस नाटक में वो लड़का मेन रोल कर रहा था, जो वो बोल नहीं रहा था अभी 3-4 महीने पहले। तो हैरान हो गए सब लोग, और वो तब मेरे ख्याल से 9-10 साल का हो गया होगा। जी। तो इतना हैरान हो गए कि हाँ, और वो पूरा म्यूजिकल नाटक था, गाने थे उसमें 6-7। जी। हाँ, तो मेरा काम करने का ऐसा तरीका है, और बच्चे बहुत रिलैक्स रहते हैं और अपनी बातें अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इस तरह से चीजें हेल्प करता है। और हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, मैं बताऊं ना, जो मतलब मिलेंगे ना हमारे बच्चों से, अब तो बड़े बड़े हो चुके हैं वो सारे, जी। दिल्ली में हैं। तो एक फिल्म आपको बताऊं, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी 2005 में, द लिटिल टेररिस्ट। ओके। हाँ, अभी यूट्यूब पे है, वो फिल्म देख लीजिएगा। उसका जो हीरो है सलीम था, वो लड़का मुहर्रम में खो गया था, जी। जी। और हम तब, वो 6 साल का था जब हमें मिला था, जी। और अभी वो करीब 28-30 साल का हो चुका है, ज्यादा ही हो गया वो। हाँ, तो मिला था, और फाइनली उनके पेरेंट्स को हम लोगों ने ढूंढ लिया, अब तो फैमिली के साथ रहते, लेकिन काफी टाइम लगा ढूंढने में। जी। अ, और वो 6 साल का लड़का, हम जब नाटक कर रहे थे, तो एक नाटक था पीएल देशपांडे जी का लिखा हुआ नया गोकुल, और वो नाटक हमने आईएएस एकेडमी मसूरी में भी हमने किया था। तो सबसे उस ग्रुप में वही लड़का छोटा था, जी। और क्योंकि वो डरा सहमा, क्योंकि एक नई जगह पे आए एकदम, हाँ, उनको घर नहीं पता, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। जब हमारे यहाँ हमारे स्टाफ लेके आए थे, और जो हमारा माहौल देखा, हमारा काम करने का तरीका देखा, उसमें जो कॉन्फिडेंस है, हमने उस नाटक में फालतू फालतू 2 कैरेक्टर थे, उनमें से एक कैरेक्टर उसको दिया, और बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया। जी। और कोशिश ये होती कि कोई हमें ना इनकरेज करने वाला रहना चाहिए आसपास। अगर आपको कभी चांस मिलता है तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट पिक करेंगे एंड क्यों पिक करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को?
मैं ना इंस्ट्रूमेंट तो मेरे को ना ढोलक बहुत पसंद है, और मुझे लगता है बड़ा मजा आता है बजाने में। जी मैं सीखा नहीं हूँ, लेकिन कभी भी जैसे मैं हम लोग रिहर्सल करते थे तो वहाँ ढोलक होता था, मेरे को बजाने में मजा आता था। और क्योंकि मुझे ढोलक थोड़ा इजी लगता है, जी क्योंकि सीखने का तो बहुत कुछ मन करता है, उतना टाइम नहीं मिल पाता है। जी लेकिन कभी कभी टेबल ही बजा लेता हूँ मैं, कभी कुछ। हाँ, म्यूजिक तो कहीं से भी निकल सकती है सर। हाँ, तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, और वो ना पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कुदरती कुछ होता है, वो सरस्वती आके जादू करती हैं। जी और अभी हाल ही में मैंने ना एक नाटक देखा, जो इन पे क्या नाम है, हरिप्रसाद चौरसिया जी के जीवनी पे आधारित था। जी जी और जब मैंने वो नाटक देखा, तब मुझे उनकी जीवनी समझ में आई कि वो तो पहलवान उनके पिताजी बनाना चाह रहे थे उन्हें, और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी, और वो जाके बांसुरी वादक बने। जी हाँ, तो मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग उनकी जर्नी रही। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ये म्यूजिक ना, पता नहीं, बहुत चमत्कार करता है, और आपको बस घुस जाना चाहिए इसमें, सोचना नहीं चाहिए जी कि क्या होगा, मैं म्यूजिशियन बनूंगा नहीं बनूंगा, कम से कुछ नहीं होगा तो एक हम अच्छा इंसान तो जरूर बनेंगे, ताकि जिस फील्ड में हम जाए, जो भी परफॉर्म करेंगे, चाहे हम कहीं भी काम कर रहे हो, हमारे उस काम में काफी अच्छा वो निखार आएगा। निखार तो क्या मतलब होता है, उसकी परफॉर्मेंस हमारी बेहतर होगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले बिल्कुल करेगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक्स लॉट सर, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, आपने हमें अपना टाइम दिया, आपने अपने एक्सपीरियंसेस और जो अपने नॉलेज शेयर करी, उससे मुझे और मेरे व्यूअर्स को बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिला। ज़रूर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सीख के ज़रूर जाएगा इस चीज़ से। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओके, जय हिंद सर। थैंक यू। For more details, visit www.88studiolko.com.